हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूं केमिस्ट्री के लेक्चर 2 में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में जैसा कि आपने देखा था, मैंने सारे बेसिक्स कैसे फॉर्मूलाज बनाते हैं, कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कौन गेन करता है, क्यों करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, किस तरीके से वैलेंसी निकालते हैं, किस तरीके से वैलेंसी को क्रॉस ओवर करके फॉर्मूलाज बनाते हैं, ये सारे बेसिक मैंने आपको समझा दिए थे। असली रेस, असली कंपटीशन आज से स्टार्ट होने वाला है क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज से स्टार्ट हो रही है आपके सिलेबस की केमिस्ट्री। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, जो पिछला वाला लेक्चर था लेक्चर 1, उसमें मैंने केमिकल रिएक्शन क्या होती है समझा दिया था, केमिकल इक्वेशन क्या होती है समझा दिया था। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है जो यहां से स्टार्ट होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन से बच्चों मतलब ये है कि सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन क्या मतलब है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, यानी कि रिएक्शन को पता कैसे लगाएंगे, मतलब ये है। तो कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुल। मतलब अगर कोई रिएक्शन होगी तो इन 5 काम में से कोई ना कोई काम उसमें जरूर हो रहा होगा, तब हम वेरीफाई कर देंगे कि हाँ भाई कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक एक चीज का प्रूफ दूंगा और बहुत अच्छी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। कोई केमिकल रिएक्शन याद नहीं करनी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहां पे जो पहला सबसे मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन के होने का, वो ये है बच्चों, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में कोई ना कोई गैस इवॉल्व होती है। ऐसा नहीं कि जरूरी हो कि गैस इवॉल्व होनी कंपलसरी है, ऐसा नहीं है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, मोस्ट कॉमनली होती है। तो पहला हो गया इवोल्यूशन, यानी कि मैनी, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, मैनी केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अब सर ये कौन सी रिएक्शन है, सर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्या सर आप याद करवाने वाले हो, सर हमारी बुक में तो 2 एग्जांपल हैं, क्या हम दोनों याद कर लें, क्या हम तीनों याद कर लें। ये सवाल सुन सुन के मैं बहुत बोर हो चुका हूं, इसलिए मैंने सारी ट्रिक बना डाली। कुछ भी याद मत करो, एक रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, पहले सुन लो। एक रिएक्शन याद नहीं करेगा कोई भी बच्चा हमसे पढ़ने वाला। ऐसी ट्रिक्स, ऐसे फॉर्मूलाज बताऊंगा, 10 नहीं बल्कि 100, 1000 रिएक्शन अपने आप याद हो जाएंगी। आप तो 2 की बात कर रहे हैं, तो यकीनन बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर में। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, इस पे बात करेंगे भी डिटेल में। दूसरा क्या है भाई, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। सर हमें तो यही नहीं मालूम कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। मैंने क्या कहा था, मैं पढ़ाते टाइम मोस्ट ऑफ द डाउट तो आपके खुद से ही क्लियर कर दूंगा आपके क्वेश्चन। तो बेटा प्रेसिपिटेट को यहीं पे समझा दूं पहले। चलो, कोई रिएक्शन हुई, ठीक है, चलो एक एग्जांपल दे देते हैं। जब आपका सिलेक्ट लाइम, अब सर ये सिलेक्ट लाइम क्या है, तो पहले एग्जांपल सुन लो, उसके बाद में डिटेल में बात करेंगे। ये लाइम वाटर है, चूने को जब पानी में डालते हैं, चूना तो सुना ही होगा, व्हाइट कलर का, पान में लगा के भी खाते हैं। और जो हमारी वॉल्स होती हैं उस पर व्हाइट वॉशिंग होती है ना, व्हाइट वॉशिंग पहले व्हाइट पेंट होता है, तो ये वही व्हाइट वॉश है, चूने का पानी, दैट इज लाइम वाटर या सिलेक्ट लाइम। केमिकल नेम बनाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे, क्या पास कराओगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैं बता तो ओरली भी देता, बट इससे ना बिल्कुल स्प्राइट की तरह क्लियर समझ में आ जाएगा ये प्रेसिपिटेट क्या है। तो जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो एक कैल्शियम कार्बोनेट नाम की चीज बनेगी, जो कि सॉलिड होगी और उस सॉल्यूशन में इनसोल्यूबल होगी, यानी कि नीचे की तरफ वो सेटल डाउन हो जाएगी, जिस वेसल में भी आप ये कराएंगे। तो इसका कलर है, पहली बात तो व्हाइट है। और अब डेफिनेशन सुन लो, एन अनसोल्यूबल सब्सटेंस दैट इज सेपरेट आउट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वेसल। ठीक है, एक ऐसा सॉलिड जो इनसोल्यूबल होगा, ठीक है, जो भी हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, सिलेक्ट लाइम, ऑब्वियसली बात है सिलेक्ट लाइम एक्वस सॉल्यूशन होगा, चूने में पानी डाला हुआ है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, एक तो सॉलिड, एक खुद ही सॉलिड जो होगा वो खुद ही सेपरेट आउट हो जाएगा, वो सॉल्यूशन में घुलेगा नहीं, और जो भी हमारी वेसल होगी या जो भी हमने बर्तन ले रखा होगा जिसमें भी रिएक्शन हुई होगी, उसके बॉटम पे ये सेटल डाउन हो जाएगा। भाई सॉलिड है, घुल नहीं रहा है, तो नीचे जाके बैठ जाएगा।
साथ में वाटर तो है ही आपका लिक्विड। तो अनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस दैट इज सेपरेट आउट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। इसका कलर जो है ये व्हाइट, प्रेसिपिटेट को ऐसे पीपीटी से लिख देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, तो वही अनसोल्यूबल सब्सटेंस को बोल देंगे प्रेसिपिटेट। और इस टाइप की जो रिएक्शन होंगी, दोज रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहीं पे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया हमने। फिलहाल इसको हम आगे वैसे पढ़ाने वाले थे ही आपको, ठीक है, तो इसको अभी नोट नहीं करना, अभी आगे बताएंगे क्या नोट करना है क्या नोट नहीं करना है, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाए, तो फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट होगा या इवोल्यूशन ऑफ अ गैस होगा या फिर होगा चेंज इन टेम्परेचर। जब रिएक्शन कराओगे या तो वो गर्म हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी हीट की फॉर्म में किसी फॉर्म में, या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, एनर्जी हीट की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब हो सकती है, सनलाइट की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब हो सकती है, वो भी बताएंगे। तो इसके बेस पे जो है वो रिएक्शन 2 टाइप की होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जब चेंज इन टेम्परेचर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो नोट करें। अब नंबर 4 आया, तो नंबर 4 आएगा भाई चेंज इन कलर। उस रिएक्शन जो भी हमने रिएक्शन ली थी वो कलरलेस थी या उसका कलर कुछ और था, फिर रिएक्शन होने के बाद उसका कलर कुछ और हो गया, या पहले कलरफुल थी बाद में कलरलेस हो गई। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें उनके कलर में चेंज आ जाता है, रिएक्टेंट का कलर कुछ और, प्रोडक्ट का कलर कुछ और। समझ रहे हैं बात को? तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर 5वां चेंज इन स्टेट। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल दे देता हूं मैं। मान लीजिए जो भाई हम कैंडल जलाते हैं ना, कैंडल, किसी भी चीज का जलना, कोई भी चीज जब जलाई जाती है दैट इज कॉल्ड कंबशन। बिना रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बिना कभी आग नहीं लग सकती। उसमें क्या होता है, कोई भी कार्बन कंपाउंड, अगर वो सिर्फ कार्बन कंपाउंड है, प्योर कार्बन है, मान ली कोयला हो गया इस तरीके से ना, समझ रहे, कोक, चारकोल, कोक, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। तो जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, बर्न होता है, बर्न। तो 100% कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी प्लस हीट एंड लाइट निकलती है, आप जानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या हुआ, कार्बन जो था वो सॉलिड था और यहाँ पे वो गैस में चेंज हो गया। तो ये हो गया चेंज इन स्टेट। तो जितनी भी कंबशन रिएक्शन है उसमें चेंज इन स्टेट, यानी कि वाटर जो वेपर फॉर्म में वो चेंज हो जाता है गैसेस फॉर्म में। जैसे कैंडल है, कैंडल का वैक्स पिघलता है, जो मोम होता है वो पिघलता है और वो उसकी वेपर बन जाती है, वही वेपर जलती है जिससे उजाला होता है। तो दैट इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। जब भी हम किसी चीज को जलाएंगे बच्चों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको कॉमनली कंबशन बोलते हैं, ठीक है ना। बिना ऑक्सीजन के आग लगती नहीं है, उस पर भी डिटेल में बात होगी। तो फिलहाल दीज आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो मे बी इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक आप ऑब्जर्व जरूर करेंगे, और एक से ज्यादा भी कैरेक्टरिस्टिक एक केमिकल रिएक्शन में हो सकते हैं। क्या सर एक में एक ही होगा? इनमें से ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चेंज स्टेट भी हो रही है, कलर भी चेंज हो जाए, ठंडा गर्म भी हो जाए, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था अभी कंबशन रिएक्शन में, गैस भी इवॉल्व हो सकती है। तो एक से ज्यादा सारे साथ में हो सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये कहता हूं कि हर कैरेक्टरिस्टिक के कम से कम 2 एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, कम से कम। अब सर ने बोल दिया 2 एग्जांपल, सारे बच्चे 2-2 बोले, 2-2 तो रट ही लेंगे। कहां तक रटोगे पूरी केमिस्ट्री किताब में? ऐसे तो हजारों चीजें रटनी पड़ जाएंगी फिर। तो अब मैं वो छोटी छोटी ट्रिक बताने वाला हूं और इसके हजारों एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूं, जिसकी हेल्प से ये आपको बहुत मजे की लगेंगी और बहुत एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो सुनो अब भाई ध्यान से, पहला वाला पढ़ेंगे, evolution of a gas। तो some reactions are characterized by evolution of gas। अब सुन लो मेन काम, एग्जाम्पल्स आ रहे यहां से, एग्जाम्पल्स। तो सर बताइए एग्जाम्पल कौन सा रटें? रटने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, सुनिए। अब मान लीजिए चलिए एक मेटल ले लीजिए, जिंक, सॉलिड होता है। इससे इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं, इसको अलग से एक टॉपिक पढ़ा दूंगा, हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। मतलब अगर उसकी स्टेट आपको पता है, सॉलिड तो लगा दीजिए। फिर एक एसिड ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक चीज आप यहां पे नोट कर लीजिए, देखिए अब छोटी छोटी चीजें आएंगी, वहीं से आप केमिस्ट्री सीखेंगे। ये पूरा एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है ये सारी किताबों में कहीं लिखे हुए आपको नहीं मिलने वाले हैं कि हाँ भाई अब ये पढ़ो, अब ये एसिड याद करो। तो एसिड बेस्ड सॉल्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उससे पहले आप ये 3 कॉमन एसिड याद कर लो बच्चों। HCl, एक्वस। एक्वस इसलिए लगा रहा हूं कि जब तक उस एसिड के अंदर पानी नहीं होगा वो एसिड बन नहीं सकता। जब तक एसिड के अंदर वाटर नहीं होगा तब तक वो एसिड बन नहीं सकता। दुनिया में कोई सा भी एसिड जब भी लिखोगे तो AQ जरूर लगाना, इतनी बात याद रखो फरमान सर की। कौन सा एसिड हो गया ये, इनको याद कर लो, अलग से लिख लो कहीं।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है। एक लिखो H2SO4, सुने होंगे आपने नाम, ये है अपना सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। एक और लिखो HNO3 एक्वस सॉल्यूशन, ये अपना नाइट्रिक एसिड है। और भी हैं, कार्बनिक एसिड है, फॉस्फरिक एसिड है, उनका इतना यूज नहीं है फिलहाल। ये आपको कॉमनली पूरे आपके 10th क्लास में देखने को मिलते रहेंगे, तो इनके विद नेम विद फॉर्मूला आज अभी जब ये लेक्चर आप देख रहे हो अभी याद करो इनको, ठीक है। हटा देता हूं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। ओके, दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ भाई बताओ क्या बनेगा इसमें, बता सकते हो? सर यही तो सीखना चाह रहे हैं, इसी से तो बचना चाह रहे हैं कि याद ना करना पड़े। बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा मेरे बच्चों, चिंता मत करो, मैं बता रहा हूं क्या बनेगा। ये बनने वाला है जिंक क्लोराइड। अब जिंक की वैलेंसी तो याद ही होगी, यही सारे काम तो पीछे वाली ईयर उसमें सिखाए थे वीडियो में, वीडियो लेक्चर में। जिंक क्लोराइड, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस ओवर हो गया। और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी 100%। एरो जा रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। वैसे हाइड्रोजन के ब्रैकेट में ऐसे करके भी लिख दे रहा हूँ, जगह कम थी यहाँ लिख दे रहा हूँ H2, क्योंकि इसकी फिजिकल स्टेट मालूम है ना, गैस है। ऊपर की तरफ एरो लगा दो, इवॉल्व हो रही है। जो प्रेसिपिटेट होता है उसमें नीचे की तरफ एरो लग जाता है, क्योंकि वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है। अब सर आपको कैसे पता चला यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगी? चलो हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, जिंक बचा, क्लोरीन बचा, उसकी रिएक्शन करा दी। एक एग्जाम्पल पहले और सुनो, बहुत सारे बन जाएंगे, कहां तक लिखोगे? Na सोडियम होता है ना, चलो एसिड चेंज कर दो भाई, H2SO4 कर दो, इसलिए तो एसिड लिखवाए थे। सर एसिड का क्या लेना देना है? सब पता चलेगा बेटा, सब पता चलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो? बस ये 2 रिएक्शन देख लो बस। तो रिएक्शन कराओ, क्या बना? सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी 1 है, सल्फेट की है 2, फॉर्मूला SO4 था, तो ये सोडियम सल्फेट Na2SO4 हो गया। इसमें अब आप कोई बच्चा नहीं पूछेगा सर ये 2,4 कहां से आ रहा है, वरना फिर बेईमानी कहलाएगी। पहला वाला वीडियो अगर अभी भी नहीं देखा है ध्यान से, तो फिर से देखो जाके फिर। तो सोडियम सल्फेट हो गया एक्वस सॉल्यूशन, प्लस हाइड्रोजन गैस सल्फेट से निकल गई है। आपका तो तरीका सही है, बिना कोई किताब के, बिना कुछ ऐसे लिख रहे हो आप, तो काश ये हमें भी आ जाए, तो बिल्कुल आ जाएगा। अब लिखो भाई ट्रिक, कहां लिखे ट्रिक? ये 2 फॉर्मूले नोट कर लेना, और ये सिर्फ 2 ही फॉर्मूले थोड़ी है दुनिया में, कोई सा मेटल पकड़ो। चलो अच्छा पहले एक फॉर्मूला और लिखो, पहले एल्यूमिनियम लो, सही है, या पोटेशियम लो, कुछ भी ले लो। कौन सा एसिड लोगे? HNO3 लोगे? चलो HCl ले लो, एक्वस सॉल्यूशन HCl। क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। बिल्कुल मत पूछ लेना कि सर Cl पे 3 क्यों आ रहा है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, क्लोरीन की 1 है, खुद ही बता देता हूं मैं आपको, देख लो। और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सर 3 एग्जाम्पल हो गए, मुझे नहीं मालूम आपकी किताब में कौन से एग्जाम्पल दिए, ना मुझे पूछना है ना मुझे बताना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन से एग्जाम्पल है। अब काम की बात सुनो, इसको हटा रहा हूं, ये मुझे कैसे याद होता है, ट्रिक सुनो। अब भाई ट्रिक ये करो नोट, ये कहीं लिखा हो ना किताब में तो दे के जाना हमको कि हाँ भाई सर पहले चैप्टर में हमें, या हमारे स्कूल में, या हमें यहाँ पढ़ाया गया, कहीं नहीं पढ़ाया गया। जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करेगा, बस वो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है बच्चों। सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या, आगे सब पता चलेगा, अभी देखते जाओ। केमिस्ट्री कोई एक सिंगल टॉपिक नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं इसमें सिर्फ इतना ही है, हर टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो पेशेंस रखो, कंसंट्रेशन रखो। मेटल प्लस एसिड क्या बनेगा? सॉल्ट। नमक वाला सॉल्ट नहीं है, टेबल सॉल्ट नहीं है, ये सब सॉल्ट है। जब भी कोई मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट क्रिएट होता है, ये सब सॉल्ट है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये सारे सॉल्ट हैं जो घर पे हम लोग खाते हैं। खाने में वो कॉमन सॉल्ट है या टेबल सॉल्ट है, केमिकल नेम उसका क्या है? सोडियम क्लोराइड। और साथ में 100% हाइड्रोजन गैस निकलनी है, यानी कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा एक सॉल्ट बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन को हटा लो, बाकी एक मेटल। और जो भी देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन से रिएक्शन कर जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट से रिएक्शन कर जाएगा, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेट से रिएक्शन कर जाएगा। क्लोरीन की वैलेंसी आपको पता है, सल्फेट की वैलेंसी आपको पता है, नाइट्रेट की वैलेंसी आपको पता है, NO3-। तो मेटल की रिएक्शन उनसे करा लोगे और जो हाइड्रोजन गैस है वो अलग हो जाएगी। तो ये हो गई ट्रिक। अब सोडियम के साथ जरा रिएक्शन कराओ किस किस की। अब देखो कितने एग्जांपल याद हो गए इस ट्रिक से, एग्जांपल कितने याद हुए। सोडियम की वैलेंसी तीनों एसिड से कराओ, 3 रिएक्शन। पोटेशियम की रिएक्शन तीनों एसिड से कराओ जो तीनों एसिड बताएं, 6 एग्जांपल। मैग्नीशियम की कराओ, कैल्शियम की कराओ, एल्यूमिनियम की कराओ, जिंक की कराओ, लेड की कराओ, आयरन की कराओ। मोर देन 30 एग्जांपल तो अभी रेडी हो गए आपके। क्या मैं 30 यहाँ पे लिखने वाला हूँ
या मैं आपकी किताब में देखूं कौन से एग्जाम्पल हैं और चीटिंग करके, या फिर आप भी चीटिंग करो भाई, याद करो और फिर लिखो। फिर ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम लोग, इतना याद कर लो। सर कोई जरूरी है हाइड्रोजन गैस से निकले? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, कोई मना नहीं कर रहा है। एक एग्जाम्पल और है, बट वो एसिड बेसिस सॉल्ट वाला चैप्टर पूरा फिर यही हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल, क्योंकि वहां पे कोई पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में। एग्जाम में अगर आएगा कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स, अब क्वेश्चन सुनो, मैंने क्या कहा था, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उसके साथ क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। अब इस पे क्या क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आएंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखे, कोई एग्जाम्पल नहीं मांगा, 4-5 कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, लिख के आ गए। अब 3-4 नंबर में क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, तो सबका एक एक एग्जाम्पल लिख दिया। बात समझ आ रही है? या राइट टू एग्जाम, अब देखो या तो इस तरीके से आएगा कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा, या इस तरीके से आएगा विद एग्जाम्पल, तो आप इवोल्यूशन ऑफ गैस सारे बताओगे, सबका एक एक एग्जाम्पल। या किसी पर्टिकुलर पे आएगा कि राइट 2 एग्जाम्पल्स या गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ गैस इज इवॉल्व्ड, इन विच अ गैस इज इवॉल्व्ड। कोई सी गैस निकलती हो तो भैया फॉर्मूला बता दिया है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो एसिड बेसिस सॉल्ट वाले में एक फॉर्मूला और हम लोग पढ़ेंगे, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट, तो इसलिए मैं इसको यहां पे कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाह रहा था, एक ही गैस वाला एग्जांपल याद कर लो। जब भी कोई मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करेगा किसी एसिड से, बता दे रहा हूं फिर भी, तो एक सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये मत समझना कि सर हमें एक ही गैस का एग्जांपल पढ़ा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तो इवॉल्व हो रही है। ये ट्रिक नंबर 2 हो गई। तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है ना, तो मैं ये सोच रहा हूं जब ये सिलेबस में आएगा नेक्स्ट चैप्टर में तभी मैं पढ़ा देता। तो अभी आप ये याद रख लो, ट्रिक दोनों नोट कर लो। हाँ, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेटल कार्बोनेट। आपको सर ये मेटल कार्बोनेट क्या है? मेटल के साथ कार्बोनेट जानते तो हो आप, कार्बोनेट की वैलेंसी फॉर्मूला CO3 2-। कंपाउंड आइन पढ़ाए थे लास्ट वाले लेक्चर में, कंपाउंड आइन जो पढ़ाए, मैंने क्या कहा था, गारंटी दी थी पूरी केमिस्ट्री फिंगर टिप्स पे आ जाएगी, एक चीज याद करना पड़े तो मुझसे कहिएगा। अब वही बात आ रही है, याद करके अगर आपने रखा है वो सारे आयंस को, तो आज देखिए कितनी आपको हेल्प होने वाली है। तो मेटल कार्बोनेट CO3 फॉर्मूला हो गया, वैलेंसी 2 हो गया। मान लो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया तो CaCO3 हो गया, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 होती। सर कोई एसिड लेना था, बिल्कुल ले लो, एसिड ले लो, HCl ले लो, क्या बनेगा भाई, सॉल्ट। इधर से मेटल ले लो और इधर से क्लोरीन ले लो, मतलब इसमें से पॉजिटिव वाला आयन उठाते हैं और इसमें से नेगेटिव वाला आयन उठाते हैं। ये भी ट्रिक बता दे रहा हूं। तो इधर कैल्शियम पॉजिटिव है, उधर क्लोरीन नेगेटिव है, क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। सर बाकी तो आपने बता ही रखा है, आंखें बंद करके लिख दो H2O, आंखें बंद करके लिख दो कार्बन डाइऑक्साइड। बाद में इसको बैलेंस करना भी पड़ेगा, बैलेंस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो इस कैरेक्टरिस्टिक के बाद समझाऊंगा। बोलो जल्दी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट कर दो, या सल्फ्यूरिक एसिड कर दो, तो बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। मैं इससे बचना चाह रहा था, बट अभी कोई सा भी एग्जाम्पल लिखो, आपकी मर्जी। मैंने दोनों ट्रिक बता दी है, समझ में आ गई बात? ट्रिक 1 भी हो गई, ट्रिक 2 भी हो गई। बिल्कुल क्लियर है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस कैसे करेंगे, डन। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाओ, इसको नोट कर लो, ठीक है, ओके। केमिस्ट्री पढ़ने का मजा ही है ये मेरे बच्चों। नंबर 2 कौन सा था, तो भूल गया। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। इसमें कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तो एक तो और बताई थी, कैसे लिखेंगे, सम रिएक्शंस या सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, नोट्स में दे रखा है, फिर भी मैं डेफिनेशन बोल दी थी मैंने। An unsoluble substance that is separate out during a chemical reaction is called precipitate, and such reactions are called precipitation reaction. That's all, खत्म, बाय बाय टाटा, हो गया खत्म ये। अच्छा भाई, सर एग्जाम्पल बता दीजिए बहुत जल्दी से। ठीक है, सुनो भाई जल्दी से, पहला एग्जाम्पल सिलेक्ड लाइम। अच्छा, अब इसके बारे में पता करते हुए चलो, ये सिलेक्ड लाइम क्या है। मैं तो एक एक कंपाउंड की आपको हिस्ट्री बताऊंगा, एक एक कंपाउंड की। तो सिलेक्ट लाइम में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे, ठीक है, सिलेक्ट लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे, एक छोटी सी वीडियो मैं दूंगा। सो इसी में एडिट करके एक छोटा सा वीडियो डाल रहा हूं, जिसमें इस रिएक्शन को आप अपनी आंखों से देख पाओगे। एक ने सिलेक्ट लाइम लिया होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड तो हम एक्सेल भी करते हैं, तो मुंह से अगर हम उसमें फूकें किसी पाइप के थ्रू, सिलेक्ट लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, उसका कलर कलरलेस से व्हाइट हो जाएगा। तो चेंज इन कलर में भी एग्जांपल डाल सकते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट में भी एग्जांपल डाल सकते हैं।
क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट 100%। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है और प्रेसिपिटेट है जो कि नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो एरो नीचे चला गया। क्या है भैया? ये वाइट प्रेसिपिटेट है, ये वाइट प्रेसिपिटेट, और साथ में पानी तो रहेगा ही रहेगा उसमें। तो इसका कलर भी चेंज हो गया, ये कलरलेस था, याद रखो भाई, ये क्या था? कलरलेस था। कौन? स्लेक्ड लाइम इसको कहते हैं। अब इसके नाम सुनो सारे। इसको बोलते हैं लाइम वाटर, पहला नाम। इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, दूसरा नाम। तीसरा तो केमिकल नाम इसका ही, क्या नाम दिख ही रहा है, कैल्शियम। आगे बोलो, OH का नाम क्या था? आयन पढ़ाया था लास्ट, OH माइनस। जहां भी OH माइनस लगता है हाइड्रोक्साइड आता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीन नाम है, तीन नाम। एक क्वेश्चन आपके हाथ से निकलेगा नहीं केमिस्ट्री का, एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन। लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम। अब इसकी हिस्ट्री बताता हूं थोड़ी सी लाइम की, इसको अलग से नोट करो। ये है भाई CaO, हिंदी में लिखूंगा, हिंदी में चूना कहते हैं इसको, सॉलिड होता है। ठीक है, जब पहले ये सीमेंट वेमेंट नहीं आता था, सीमेंट कौन सा सीमेंट? व्हाइट सीमेंट की बात कर रहा हूं, जो व्हाइट सीमेंट का आता है आपका बैग, और उसको घर में लाते हैं और दीवारों पे उसका पेंट करते हैं। पहले व्हाइट वॉशिंग करते हैं, बिरला व्हाइट ऐसे करके ऐड सुना होगा टीवी पे, बिरला व्हाइट सीमेंट ऐसे करके आते होंगे कंपनीज के। तो पहले उसको पानी में मिला के व्हाइट पेंट करते हैं घर पे, उसके बाद फिर कलर करा जाता है। ठीक है, पहले बेस लगाया जाता है ना, व्हाइट सीमेंट का होता है। पहले ऐसे ऐसे उसके वो छोटे छोटे ऐसे डेले आते थे उसके, इतने इतने बड़े पीसेस। पहले उसे घर पे लाके कूटा जाता था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। फिर उसको पानी में भिगोया जाता था, फिर वो थोड़ा गलता था। जैसे इसको पानी में डालते थे ना, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, चूने को जैसे ही डाला पानी में, H2O में, देख लेना ऐसे जा रही है रिएक्शन। चूने को जैसे पानी में डालोगे, चूने के नाम तो सुन लो सारे। चूने को बोलते हैं लाइम इंग्लिश में, और दूसरा नाम है इसका क्विक लाइम, क्योंकि बहुत तेज रिएक्शन करता है ये पानी से। ये अलग से बता रहा हूं मैं, इसको याद रखो। लाइम बोलेंगे या क्विक लाइम बोलेंगे, और चूना। अब बताओ केमिकल नेम क्या है इसका? अरे बड़ा सिंपल है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो केमिकल नेम हो गया इसका कैल्शियम ऑक्साइड। बिल्कुल रटा दूंगा केमिस्ट्री, चिंता मत करो। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम, क्विक लाइम, चूना, खत्म। पानी से जैसे ये रिएक्शन करता है, क्या बनेगा सर? क्या बनेगा? बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैंने एक्वस लगा दिया यानी कि पानी के अंदर है, या मैं एक्वस ना लगा के प्लस H2O लिखूं, बात वही है। तो ये बन गया, यानी कि जो मैं यहां पे लिख रहा था ना, ये कहां से आई है? यहां से आया है। जब चूना पानी से रिएक्शन करता है तो लाइम वाटर बन जाता है, और साथ में ये पानी अपने आप ही, आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है। अरे मैंने वाटर लिख दिया। हीट हीट हीट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर वाले में भी ये काम कर जाएगा। ये एग्जांपल आपका चेंज इन टेम्परेचर वाले में भी काम कर जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो अगर सही से पढ़ोगे और रिएक्शन की डिटेल पढ़ोगे तो एक एक रिएक्शन को, एक एक इक्वेशन को कई कई जगह यूज कर सकते हो, बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। तो बात समझ गए? चूना जब पानी से रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी कि सिलेक्ट लाइम इसी को बोलते हैं। साथ में बहुत सारी हीट, इवन इतनी हीट निकलेगी, अगर आप उसको किसी घड़े टाइप में डाल देना, उसी चूने के इतने इतने बड़े पीसेस, तो वो पानी खौलने लगेगा, खौलने, उबलने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, इतना गर्म हो जाएगा, इतनी हीट निकलेगी। यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एक्सो का मतलब निकलना, एक्सो एग्जिट, थर्मिक का मतलब होता है हीट। थर्मोमीटर होता है, नहीं होता, हीट को मेजर करता है। तो बहुत ही सिंपल चीजें, अगर आप एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ें, हर वर्ड अपनी कहानी खुद कहता है, हर वर्ड। समझ रहे हैं? तो यहां से आए क्विक लाइम, इसको नोट कर लो बहुत जल्दी से, बाकी फिर रिएक्शन पे चलते हैं वापस। ठीक, कर लिया? ओके। तो जैसे ही क्विक लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर होगा। प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल तैयार है, और चेंज इन कलर का भी एग्जांपल तैयार है। चेंज इन कलर वाले में भी ये लिख लेना, जो नेक्स्ट आएगा ना कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन कलर, वो नहीं पढ़ाऊंगा, उसे मैं ऐड कर लेना। ये ठीक है? समझ आ रही है बात? अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 1 हो गया किसका? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। एक ही काफी है, मगर 3 पढ़ाऊंगा कम से कम। दूसरा, चलो एग्जांपल नंबर 2 देखो जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो भाई क्या, ये क्या है आपका? PbNO3, PbNO3 है, लेड नाइट्रेट। का होल ट्वाइस लेना पड़ेगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड की वैलेंसी 2 हो गई, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, PbNO3 का होल ट्वाइस हो गया। क्या नाम हो गया?
लेड नाइट्रेट, ठीक है। साथ में क्या है, Ki, K फॉर पोटेशियम, I फॉर आयोडीन, तो वो आयोडाइड हो जाएगा। क्या नाम हो गया, पोटेशियम आयोडाइड। रिएक्शन जब करेगा तो इसके जो ये रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट यहाँ नीचे लिख देते हैं, सीधी बात है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आगे पढ़ी लोगे। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेगा और लेड आयोडीन के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो ये बन जाएगा लेड आयोडाइड PbI2, जो कि एक प्रेसिपिटेट है, सॉलिड है, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। और साथ में बनेगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KNO3, लेड नाइट्रेट, सॉरी लेड नाइट्रेट बोल दिया मैंने, पोटेशियम नाइट्रेट, दोनों की वैलेंसी 1 है। तो अब ये फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों, मेन बात ये है। ये हो गया लेड आयोडाइड, ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, बस मेन बात आपको ये याद रखनी, चेंज इन कलर में भी आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराओगे, इसका वीडियो भी मैं ऐड कर रहा हूं, इसके बाद इसका एक एनिमेटेड वीडियो मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 का वीडियो ऐड किया है इसमें छोटा सा, ये आप अपनी आंखों से देख लो, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो इसका वीडियो मैं ऐड कर रहा हूं। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराओगे, ये कलरलेस है, जैसे ही लेड नाइट्रेट के पाउडर में आप पोटेशियम आयोडाइड मिलाओगे, ये पाउडर फॉर्म में होगा, और जैसे ही आप लेड आयोडाइड डालोगे, बहुत डार्क येलो कलर बन जाएगा तुरंत से। देखो वीडियो देख लो जल्दी से। Lead nitrate and potassium iodide. We have a colorless solution of lead nitrate. We'll add a colorless solution of potassium iodide. As the potassium iodide reacts with the lead nitrate, we get the formation of a bright yellow solid, which is lead iodide. देख लिया वीडियो, मजा आया, बिल्कुल जैसा बताया था वैसा ही हो रहा है ना, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लो बेटा जल्दी से, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट का एक एग्जांपल और ले लो। अगर कहीं पूछ ले जाए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, 2 एग्जांपल दो, तो कम से कम 2 एग्जांपल आप दे पाओगे। तीसरा लिखो भाई, तीसरा एग्जांपल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन तो होता ही है। जब रिएक्शन करता है बेरियम क्लोराइड से, किससे रिएक्शन करता है, बेरियम क्लोराइड से, तो प्रेसिपिटेट बनता है व्हाइट कलर का, ये भी व्हाइट कलर का है, तो चेंज इन कलर में भी चला जाएगा ये। प्रेसिपिटेशन से आपका फायदा ये हो गया, सारों में कलर चेंज हो रहा है, तो चेंज इन कलर में आप तीनों एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, सेम एग्जांपल आएंगे, कुछ नहीं लिखा रहा हूं, चेंज इन कलर इसके बाद अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर पढ़ाऊंगा फिर। H2SO4 प्लस BaCl2 क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बेरियम का सल्फेट हो जाएगा और हाइड्रोजन का क्लोरीन से हो जाएगा रिएक्शन, इसका आयन उसके साथ चला जाएगा, उसका आयन उसके साथ चला जाएगा, तो ये हो गया बेरियम सल्फेट BaSO4, बिकॉज दोनों की वैलेंसी 2 है। सॉलिड प्रेसिपिटेट है ये, इसका कलर याद रखना, व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है, बात समझ आ रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चेंज इन कलर वाले ही तीनों एग्जांपल आप सेम रेफरेंस दे सकते हैं अगर कहीं आ जाए तो। चलिए पढ़ते हैं नंबर 4, चेंज इन टेम्परेचर। तो बच्चों नंबर 3 था हमारा चेंज इन कलर, बट नंबर 3 मैंने क्या कहा था, चेंज इन कलर प्रेसिपिटेशन में ही सारा हो गया, 3 एग्जांपल थे, तीनों चेंज इन कलर के एग्जांपल थे, तो वो आप वहां पे भी कोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 4 जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर ऐसी रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर चेंज हो जाए, गर्म हो जाए, जो हमारे रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा वो हीट अप हो जाए, हीट इवॉल्व हो, या हीट एब्जॉर्ब हो जाए, ठंडा हो जाए। तो हीट इवॉल्व होने वाले एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग बताते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, बट वो हीट को एब्जॉर्ब करने वाला एग्जांपल जो है वो बड़ा मुश्किल सा है। मुश्किल तो नहीं है बट पता बहुत कम लोगों को है, ठीक है ना, तो वो भी आज आपको हम बता देंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल तो वही हो गया ना बच्चों, चूने को डाल दो पानी में, इसीलिए तो पहले ही बता दिया था। क्या ले लो, लाइम
कॉमन नेम लिख रहा हूँ, वैसे तो जो केमिकल नेम है वो तो कैल्शियम ऑक्साइड है ना। और इसको डाल दो पानी में, लिक्विड CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। साथ में इसमें हीट निकलेगी। ओके, तो ये एग्जांपल हो गया आपका चेंज इन टेम्परेचर का। अब चेंज इन टेम्परेचर के बेस पे दो टाइप की केमिकल रिएक्शन है, वो अभी आपको यहीं पढ़ाएंगे। ठीक, पहला एग्जांपल हो गया क्लियर। दूसरा एग्जांपल मैं आपको जनरली बता दूं, जनरली जब मेटल एसिड से रिएक्शन करते हैं, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड देन हीट इज इवॉल्व्ड। जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो जनरली हीट इवॉल्व होती है, यानी कि ये भी एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। तो कोई सा भी मेटल उठा लो, एक रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी आपको अभी थोड़ी देर पहले, जिंक, और जिंक की रिएक्शन अगर आप HCl से करा दें या H2SO4 से करा दें तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा ZnCl2, और साथ में आपका क्या बन जाएगा, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, और साथ में थोड़ी हीट भी इवॉल्व होगी। तो यहां से आपको पता चल ही गया बच्चों, जब भी कोई मेटल किससे रिएक्शन करेगा, एसिड से रिएक्शन करेगा, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस तो पहले ही बन रहा था, वो आपको मैंने बताई दी थी ट्रिक। साथ में हीट भी जनरली इवॉल्व होती है, तो ये भी एग्जांपल आपका चेंज इन टेम्परेचर में आएगा। तो बट इन दोनों रिएक्शन में आपने देखा हीट इवॉल्व हो रही है, यानी कि जब ये रिएक्टेंट और उसके बाद जब प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट को अगर हम टच करके देखेंगे तो वो थोड़ा सा गर्म होगा। कोई रिएक्शन अभी तक ऐसी पता नहीं है बच्चों को जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब वो ठंडा हो जाए, थोड़ा उसका टेम्परेचर कम हो जाए। तो एक ऐसा एग्जाम्पल हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। तो इसका एग्जाम्पल ये है बच्चों, इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो जब बेरियम हाइड्रोक्साइड हमारा कैसे रिएक्शन करेगा, अमोनियम क्लोराइड से। अब अमोनियम क्लोराइड कैसे बनाओगे, अमोनियम आयन शायद मैंने लिखवाया है उसमें NH4+, ठीक है ना, लिखा हुआ है ना अमोनियम आयन, और क्लोराइड Cl- होता है। तो रिएक्शन करेंगे क्या बन जाएगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड हो गया। तो जब बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर जनरली आपका बनता है बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। साथ में बनती है NH3, ये गैस है बच्चों, और ये रिएक्शन फेमस इसलिए है, एक अमोनिया गैस का नाम आपने सुना होगा, तो ये रिएक्शन अमोनिया गैस को रिकवर करने के लिए की जाती है। तो देखिए इसमें NH3 गैस निकलती है और साथ में वाटर निकलता है, पानी बनता है। ठीक है, तो अमोनिया गैस को जनरली क्या होता है, ये गैस अमोनिया गैस को रिकवर करने के लिए रिएक्शन करी जाती है। दूसरा इसमें क्या होगा, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब ये दोनों रिएक्शन होंगी तो ये सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगी, और जब आप इसको, जो भी ये प्रोडक्ट बनेगा, जब आप इसको छुएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे लिख ले रहा हूँ फॉल इन टेम्परेचर, ये ऐसे लिख दे रहा हूँ, टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो यहाँ पे फॉल इन टेम्परेचर हो रहा है। ये एकमात्र ऐसी रिएक्शन का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें टेम्परेचर जो होता है वो राइज होने की बजाय फॉल होता है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए सारे चेंज इन टेम्परेचर के। ठीक है, नोट कर लेंगे बहुत अच्छे से। अब एक जो था चेंज इन स्टेट वाला, उसका एग्जांपल मैंने बता ही दिया था, कंबशन का चेंज इन स्टेट। कार्बन सॉलिड होता है, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, बर्न। ऐसा नहीं कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रख दो तो रिएक्शन कर लेगा। ये जो लकड़ी होती है, लकड़ी घर पे चेयर्स होती हैं, सोफाज होते हैं, लकड़ी, उसमें कार्बन होता है, तो ऐसा थोड़ी वो ऑक्सीजन में रखा हुआ है तो खुद ही उसमें आग लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में हीट निकलेगी, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, तो स्टेट चेंज हो गई ना, ये सॉलिड था। अब कोई ऐसा कंपाउंड हो, कार्बन का कंपाउंड, मेनली कार्बन कंपाउंड ही कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं। तो कार्बन का कोई कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो, ये मैंने एग्जांपल लिया मीथेन का, ये पूरी फैमिली है, ये भी हम क्लास 10th में ही पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में। मीथेन, इथेन, प्रोपेन। जो आपके घर पे LPG गैस है उसमें 70-80% प्रोपेन गैस होती है, ठीक है, मीथेन की सिस्टर है वो। और जो हमारी नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस, वो 90% मीथेन ही होती है, ठीक, जिसको बायोगैस भी तो बोलते हैं। तो मीथेन जो हो गई आपकी, और इसको अगर हम ऑक्सीजन में बर्न कर दें, यानी कि ऐसा कोई कार्बन कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन भी है और उसको ऑक्सीजन बर्न कर दें, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में वाटर वेपर बनेगी प्लस H2O, लेकिन ये भी वाटर वेपर की फॉर्म में बनेगी। अब इसका एग्जांपल देंगे अभी आपको, साथ में हीट निकलेगी, ठीक है। तो ये चेंज इन स्टेट के एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे आपके घर पे जो गैस स्टोव है किचन में, जैसे चूल्हा बोलते हैं जिसको, उस पे जो खाना बनता है LPG से बनता है ना, LPG गैस जलाई जाती है,
तो उसके अंदर हाथ मत डालिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आग में हाथ डालना, उसके ऊपर हाथ रखना। मान लो यहाँ बर्नर है तो यहाँ हाथ रखना, थोड़ी देर हाथ रखोगे, फिर देखना हाथ पे आपके मॉइस्चर आ जाएगा अपने आप, वो ये वाटर वेपर है, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट के एग्जाम्पल हो सकते हैं। चेंज इन स्टेट पे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, फिलहाल मैंने बता दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो आपको बहुत अच्छे से उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है बच्चों। एक एक रिएक्शन जो भी मैंने बताई है, जो भी ट्रिक्स बताई हैं, सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो है, जो चेंज इन टेम्परेचर वाला जो केस था, चेंज इन टेम्परेचर वाला, उस पर मैं अलग से अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि वो टेम्परेचर के बेस पे नहीं है, एनर्जी के बेस पे भी है। क्या बताने जा रहा हूँ? एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों पहले पढ़ लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। इसका बहुत अच्छा बायोलॉजी से भी एक लिंक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। बायोलॉजी वाले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, लाइफ प्रोसेसेस जो चल रहा है, उसमें भी एग्जांपल आएगा। तो दोज रिएक्शंस इन विच हीट और एनर्जी इज इवॉल्व्ड, हीट ही नहीं एनर्जी, यानी कि लाइट निकल आए, एनर्जी निकल आए, चाहे वो एटीपी की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, जब रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में निकलती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड या एनर्जी इज इवॉल्व्ड इन एनी फॉर्म आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी वो वाला लिया था ना, जैसे ही लाइम होता है हमारा, लाइम को डाले को पानी में, क्या बन रहा था? सिलेक्ट लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, साथ में क्या? हीट। तो ये एग्जाम्पल है बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। दूसरा वही मैंने कहा था, कोई सा भी मेटल ले लो, किसी भी एसिड से रिएक्शन कराओ, H2SO4 ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? जिंक सल्फेट बन जाएगा, ZnSO4, और साथ में हाइड्रोजन गैस, और साथ में हीट। तो ये भी एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है, रेस्पिरेशन रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा नहीं है बायोलॉजी में, शायद आपने पढ़ रखा हो स्कूल वगैरह में, बट अभी हम आगे पढ़ाएंगे। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन करके एनर्जी को निकालना, यानी कि खाने को बर्न करना। सीधी बात है, गाड़ी, जब हम गाड़ी में पेट्रोल डालते पेट्रोल पंप वाले ने पेट्रोल डाला, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, सुनो। गाड़ी में पेट्रोल पंप वाले ने पेट्रोल डाल दिया, अब पेट्रोल डालते ही गाड़ी चलने लगी। जब तक उसमें किक लगाओगे, ठीक है, या सेल्फ लगाओगे, स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने से क्या होता है? जो उसका स्पार्क प्लग होता है, इसमें स्पार्क निकलते हैं, वो स्पार्क प्लग उस पेट्रोल को जलाता है, बर्न कर देता है। जब वो पेट्रोल बर्न होता है तो उसमें फ्लू गैसेस निकलती हैं, वो गैसेस पिस्टन पे फोर्स लगाती हैं, जिसकी वजह से वो पिस्टन मूव करता है और रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन में चेंज होता है। वो तो मैकेनिज्म हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अफसोस की बात है, जो अफसोस की बात तो नहीं कहूँगा, कोइंसिडेंस की बात है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही तुम्हारे सर ने की है, ठीक है। तो अच्छा, तो इसलिए मुझे वो सारी बातें पता है। तो यहाँ से देखिए रेस्पिरेशन में भी सेम है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला, ऐसे हमने खाना खाया तो वहाँ से हमें खाना जो है, जो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट ही तो होते हैं एनर्जी गिविंग फूड, C6H12O6। तो कार्बोहाइड्रेट तो हम जो लेते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं, वो बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये आ गया हमारे पास, ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज की ऑक्सीजन से हम लोग करते हैं रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में, रेस्पिरेशन इसी को तो बोलते हैं। जब ग्लूकोज की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ग्लूकोज, जैसे पेट्रोल को स्पार्क प्लग से आग लगाई जाती है, ऐसे ऑक्सीजन की मदद से हम अपने बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खाने को जलाते हैं। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट, वाटर वेपर बनता है एज अ बाई प्रोडक्ट, वाटर वेपर, और साथ में निकलती है एनर्जी। इस एनर्जी, अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक तो है ही, तो एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कितनी एनर्जी? 38 एटीपी एनर्जी। अब एक एटीपी किसके इक्वल होता है, तो और एक एटीपी में कितने जूल एनर्जी होती है, ये सारी बातें बायोलॉजी में बताई जाएंगी आपको, ठीक है। तो फिलहाल ये आप याद रखिए, रेस्पिरेशन रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। इसी तरीके से जो फोटोसिंथेसिस वाली जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन तभी हो पाएगी जब उसको सनलाइट मिलेगी, यानी कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, 3 एग्जांपल ले दिए, बाकी एग्जांपल खुद से बनाइए ढूंढ के। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकले। ऑल कंबशन रिएक्शन अभी बता दे रहा हूं, नंबर 4, ये चलो बात याद आ रही है वरना छूट जाती। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस
कंबशन में आग लगती है और हीट निकलेगी। जब आग लगेगी तो एनर्जी इवॉल्व होगी। तो जितनी भी कंबशन रिएक्शन होंगी दुनिया में वो सारी ही एग्जाम्पल होंगी या किसकी कैटेगरी में आएंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगी। नोट कर लो बहुत जल्दी से इसको। नेक्स्ट आएगा अब हमारा एंडोथर्मिक। यहीं से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी और हीट इज एब्जॉर्ब्ड। जिन रिएक्शन को कराने के लिए आपको एनर्जी या फिर हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूं। ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शंस, डीकंपोजिशन अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, बट अभी से नोट करके लिख लो। ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इस बात को याद रखो, जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि किसी भी बॉडी को डीकंपोज करोगे, बॉडी को या हमें तो अभी तो हम यहाँ पे केमिकल कंपाउंड को डीकंपोज कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को डीकंपोज करोगे, Ca कैल्शियम कार्बोनेट को डीकंपोज करो, क्या बनेगा भाई? चूना बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो यहाँ पे ये डेल्टा किसका साइन है? डेल्टा साइन है हीट का, यानी कि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जब तक इसको गर्म नहीं कराओगे जब तक ये काम नहीं बनेगा। जैसे सोडियम क्लोराइड ले लो या वाटर ले लो, पानी को गर्म करने से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हुई है आज तक? वरना तो आपके घर पे हो जाती चाय बनाते हुए, पानी गर्म हो जाता है, बॉयल हो जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं होती है। जो पानी होता है वो बॉयल होकर वेपराइज हो जाता है, भाप बन जाता है। तो पानी को अगर आपको अलग अलग करना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो वो आपको वहाँ पे पास करानी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी। ये हम डीकंपोजिशन के टाइप में पढ़ेंगे ना। डीकंपोजिशन के 3 टाइप होते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन और फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन का एग्जांपल है जिसमें हम हेल्प ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। अब ये बताइए, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और नॉट? से यस। तो भाई एनर्जी इसमें देनी पड़ रही है, किसको अलग कराने के लिए? हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। इस पे बात होगी डिटेल में आगे। तो ये भी एग्जांपल किसका हो गया? एंडोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। तो डीकंपोजिशन बच्चों चिंता मत करो, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। डीकंपोजिशन रिएक्शन हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आगे पढ़ाने वाले हैं, तो उसमें से सारे एग्जांपल यहीं पे छाप देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल ये नोट कर लो, ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक ही हो गई। दूसरी एक चीज और बस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए आपको? कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा एब्जॉर्ब करेगी प्लांट के लिए, तो स्टोमेटा समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा वाटर, ये रूट से आएगा। रूट्स में भी कौन सा टिश्यू? एक तो होता है आपका कौन सा, डिफ्यूजन के थ्रू रूट हेयर में जो है ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर रूट हेयर में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू वो ऊपर चढ़ेगा। वो बायोलॉजी में समझाएंगे मैकेनिज्म। फिलहाल पानी जो है वो रूट्स के थ्रू आ गया और ऊपर जो कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू है? जाइलम की हेल्प से वो पानी ऊपर चढ़ जाएगा। फिलहाल अब क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस समझाऊंगा ना जब बायोलॉजी वाले में, पूरा इसका मैकेनिज्म समझाऊं। ये सनलाइट क्या करती है? इस वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करती है। ये किसी बच्चे को पता ही नहीं है। फिर वो हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके C6H12O6 बनाता है, रिडक्शन करता है इसका। वो सब मैं बताऊंगा जब मैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा। साथ में ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो आप देख रहे हैं इन दिस रिएक्शन सनलाइट, और सनलाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज एब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन। विदाउट सनलाइट दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। Therefore we can say that कि sunlight is necessary for photosynthesis and sunlight is a form of energy. Therefore energy is absorbed in this reaction. So it is an example of endothermic reaction. बहुत सिंपल है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक खत्म हो गया, एक्सोथर्मिक खत्म हो गया। क्लियर है? जब मैं आपको डिकम्पोजिशन पढ़ाऊंगा वहां से जितने एग्जाम्पल हो यहाँ पे छाप लेना, बिकॉज ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं हाउ कैन वी मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। ये भी एक टॉपिक है, इसको भी आज ही खत्म कर लो। हाउ वी कैन मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। केमिकल इक्वेशन समझते हो ना अब? चलो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन बता देंगे आपको।
केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस विच आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। समझ रहे हैं? केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंट करना फॉर्मूला और सिंबल की हेल्प से उन सब्सटेंसेस का जो सब्सटेंस उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैग्नीशियम, देख लो पहले केमिकल इक्वेशन, जिससे अगर कोई डाउट आ रहा है तो, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये तो मैंने रिएक्शन लिख दी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जिसका कलर वाइट होता है, बताएंगे आगे। तो मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, ऑक्सीजन O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने फॉर्मूला और सिंबल लिखे हैं उन सब्सटेंसेस के जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। वो सिंबल्स और फॉर्मूला की मदद से ऐसे सब्सटेंसेस के फॉर्मूले वगैरह लिखना जो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उसको रिप्रेजेंट करने को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बात खत्म हो गई, अब कोई डाउट नहीं आना चाहिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब इस केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे? तो पहला कैसे बनाएंगे? बाय इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट करें? बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट। देखिए भाई, फिजिकल स्टेट, अगर आपको मालूम है कि ये चीज लिक्विड है तो लिक्विड के लिए आप उसके ब्रैकेट में, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इसको नोट कर लो, L बना दो। अगर वो चीज सॉलिड है तो उसके ब्रैकेट में S बना दो, और वो चीज अगर गैस है तो उसके ब्रैकेट में गैस बना दो। अब फरमान सर देखो तुम्हें क्या बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं दुनिया में, मेटल ऑक्साइड, सही है, और मेटल कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर मेटल ऑक्साइड, या फिर बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, तो कोई भी आपको लिक्विड नहीं मिलने वाला, सारे सॉलिड। सोडियम ऑक्साइड ले लो, पोटेशियम ऑक्साइड ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, सब सॉलिड होंगे, सब नेचर इनका बेसिक होगा। वो बेसिक क्यों होंगे वो आगे डिस्कस करेंगे कभी एसिड बेसिस सॉल्ट में। तो एग्जांपल बताना, लिक्विड वाले पता चल ही जाएगा। और अगर वो एक्वस सॉल्यूशन है, जैसे मैंने कहा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अभी तो ये अगर कोई HCl लिख रहा है तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी हो सकती है, याद रखना। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी होती है। जैसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पानी में डालेंगे तब ये एक्वस बन के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। तो अगर कोई कंपाउंड, ठीक है, सोल्यूबल है वाटर में या वाटर के साथ सोल्यूबल है, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन, अगर वो है सॉल्यूशन पानी के अंदर, सॉल्यूशन इन वाटर, तब उसके साथ हम AQ का साइन लगाएंगे। AQ बोले तो एक्वस, एक्वस का मतलब सॉल्यूशन विद वाटर, ठीक है। तो उसकी फिजिकल स्टेट को हम इंडिकेट कर दें अगर उसके ब्रैकेट में, तो हमारी इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। ये था पहला तरीका। एक तरीका ये हो गया, ये हटा देते हैं, एग्जाम्पल आपको दे दिए। दूसरा, सिंबल ऑफ हीट या सिंबल ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर उस रिएक्शन को कराने के लिए हीट की जरूरत है तो ये जो हमारा एरो होता है इसके ऊपर डेल्टा का साइन लग जाएगा। कोई रिएक्शन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज, कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होगा? सॉलिड। अभी बताया था मेटल कार्बोनेट सारे सॉलिड होंगे। तो ये ट्रिक हो गई भाई याद रखने की, हो गया ना, बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी अब आपको। तो ये डेल्टा का साइन लगा दोगे भाई, डेल्टा मतलब इसे गर्म किया जा रहा है। क्लियर हो रही है बात? ये सारी चीजें। दूसरा, अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है। तीसरा, मोर इंफॉर्मेटिव, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, इंडिकेट करोगे, एरो लगा दो ऊपर की तरफ, गैस इवॉल्व हो रही है। चौथा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को इंडिकेट कर दो। कोई भी प्रेसिपिटेट अगर बन रहा है तो इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल जाएगी ना। इन सिंबल से कोई फायदा नहीं, फायदा ये है कि अगर कोई एरो लगा रहा है ऊपर को तो तुम समझ गए ये गैस बाहर निकल के आती होगी, प्रेसिपिटेट नीचे बैठता होगा, नीचे जाके सेटल डाउन होता होगा, इस तरीके से। नंबर 5 है बाई इंडिकेटिंग, बाई इंडिकेटिंग द कंडीशन in which
रिएक्शन इज अकर, जिस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है उस कंडीशन को एरो के ऊपर लिख दो। ये सब हटा देते हैं, एग्जांपल देते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस वाली का एग्जांपल लो। फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका चाहिए वाटर, डायरेक्ट लिख दो कैसे? कंडीशन ये है सनलाइट होनी चाहिए, कंडीशन ये है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल। तो ये कंडीशन हो गई, इस कंडीशन को एरो के ऊपर नीचे लिख दिया जाता है, तो इससे आपकी इक्वेशन जो है वो मोर इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। एक एग्जांपल और है, KClO3 है, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्लोरेट का आयन अभी आप नोट कर लें, शायद पता नहीं पहले लिखवाया कि नहीं लिखवाया, ClO3-, ठीक है, क्लोरीन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। पोटेंशियल से रिएक्शन क्या, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, ये बन गया KClO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आता है ये। तो इस तरीके से जब हम इसको हीट करेंगे तो ये हीट करने के बाद भी डिकम्पोज नहीं होगा जब तक हम इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस ना लें, यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे। तो मैं ये बोल रहा था, ये रिएक्शन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चंद ने इस पे क्वेश्चन भी बनाया है। ये एक वाइट कलर का कंपाउंड है, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट का जो कंपाउंड है वो वाइट होता है। तो क्वेश्चन ये था कि a white color compound is decomposed in the presence of manganese dioxide, then it forms KCl पोटेशियम क्लोराइड बोल दिया जाएगा, एक सोडियम सॉल्ट, या फिर ये बोला जाएगा एक पोटेशियम सॉल्ट, सॉरी, साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो वो कौन सा कंपाउंड है? तो कंपाउंड है व्हाइट कलर का KClO3, नाम याद रखिएगा, पोटेशियम क्लोराइड। इस पे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि वो अननोन की फॉर्म में बना देंगे कि भाई ये अननोन कंपाउंड है, तो आपको रिएक्शन सही से पढ़ी होगी तो आपको याद होगा यार मैंगनीज डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन तो एक ही कंडीशन में, एक ही रिएक्शन में लगती है जो सर ने पढ़ाई थी, तो वो आपको याद आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो KClO3 एक व्हाइट कलर का कंपाउंड है, तो हीट तो होता ही होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो है ही, यानी कि एंडोथर्मिक भी है ये, लेकिन ये हीट और डीकम्पोज तभी होगा जब इसकी प्रेजेंस में कराओगे। इसको कैटलिस्ट या फिर रीजेंट वगैरह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट रीजेंट क्या करता है? उस मेन रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। कैटलिस्ट हो गया, रीजेंट हो गया, जो भी, कैटलिस्ट मान लीजिए अभी आप। तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अफेक्टिंग द प्रोडक्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट में कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा, बस उसके रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर देगा, उसके रेट को, क्योंकि कुछ रिएक्शन अगर वैसे कराएंगे तो बहुत टाइम लगेगा या पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। ये क्या बोलते हैं इनको? इनके बारे में आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो ये आपका क्या हो गया? कैटलिस्ट हो गया। तो इस कैटलिस्ट को भी, जिस भी कैटलिस्ट को हम यूज कर रहे हैं, ऐसी 3, 4, 5 रिएक्शन है क्लास 10th में जिनमें कैटलिस्ट यूज होगा। कार्बन कंपाउंड में एक एडिशन रिएक्शन है जिसमें वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जाता है, वहाँ पे निकल कैटलिस्ट का यूज होता है। तो फिलहाल ये कैटलिस्ट है मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में हमने हीट किया KClO3 को, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन गए, उसका कलर है वाइट। तो इस तरीके से हम उस कंडीशन को इंडिकेट करके इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, और यहाँ से आपको एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिल गया। तो ये सारी चीजें थी बाय विच वी कैन मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव। तो इन सारी बातों को अलग से एक जगह आप नोट कर लीजिएगा, और नोट्स में भी मैंने लिख रखा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम सीखते हैं भाई बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होती है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, और हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं और उसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है। क्वेश्चन आते हैं और बिना बैलेंस के आप एग्जाम में कोई भी रिएक्शन नहीं लिखेंगे, बैलेंस आपको करनी पड़ेगी। तो छोटा सा टॉपिक है, चलिए पढ़ते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नहीं आता है, आप कोई भी रिएक्शन लिखोगे तो आपको उसको बैलेंस करके ही लिखना पड़ेगा। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि वाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब बच्चे ने बैलेंस अनबैलेंस तो पढ़ी, स्केलेटल तो उसको समझ नहीं आ रहा। तो चलिए देखते हैं कि ये सारी चीजें क्या हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। इस अनबैलेंस्ड को ही बोलते हैं स्केलेटल, जिसमें रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं होता है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दोज केमिकल इक्वेशंस इन विच मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपल, सीधी सी बात है। वो नंबर ऑफ एटॉम्स इक्वल होते हैं कि अनइक्वल होते हैं, उस पर क्या जाना, जब इक्वल होंगे तो मास खुद ही इक्वल हो जाएगा। तो दोज केमिकल इक्वेशंस इन विच मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट।
सीधी सी बात है, मास ऑफ रिएक्टेंट, शॉर्ट में लिख लो बस, शॉर्ट नोट बनाओगे ना, किसके इक्वल होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। छोटी सी कंडीशन है, क्या कहलाएंगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएंगी। बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड में क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। सीधी सी बात है, या तो इसका ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा, तो उसको फिर हमें बैलेंस करना पड़ता है। अब ये मास गया कहाँ, नॉट इक्वल क्यों आ रहा है, जबकि सीधी सी बात है, आपने उनका नाम सुना होगा, किनका, एंटोइने लवोइजियर, एंटोइने लवोइजियर, जिन्होंने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लास 9 में पढ़ा था। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में ना ही मास क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय, यानी कि ना बढ़ सकता है ना कम, जितना रिएक्टेंट का मास रहेगा उतना ही प्रोडक्ट का मास रहेगा। ये थे एंटोनी लवोइजियर इस बात को बताने वाले, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन का नाम देने वाले, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन का नाम देने वाले, ये सब एंटोनी लवोइजियर थे। इसीलिए इनको कहते हैं, मेन बात तो ये है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। याद रखना भाई, हल्की छोटी मोटी बात नहीं है ये। एंटोनी लवोइजियर इज नोन एज फादर ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बात समझ में आ गई। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ना एक, उसके बाद बताएंगे बैलेंसिंग की ट्रिक। H2O2 उठाओ, क्या बना, H2O बन गया सर। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट निकालो, हाइड्रोजन के 2 एटम है और एक एटम का 1 होता है, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है पता ही होगा ना, 16। एटॉमिक मास तो याद होंगे क्लास 9 में, अगर अभी भी याद नहीं करें तो जाके क्लास 9 की बुक से मास याद कर लो जाके, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, याद करना पड़ेगा इतना। तो 16 × 2 = 32 और 2 कितना हो गया 34 यूनिट क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट, 1 U। ठीक, AMU से भी बोलते हैं और U से भी बोलते हैं। अब भाई प्रोडक्ट का मास देखो, तो प्रोडक्ट का मास कितना है, हाइड्रोजन है 1 × 2, एलिमेंट चेंज होगा प्लस का साइन लगेगा, 16 × 1 कितना आया 18 एटॉमिक मास यूनिट। हालांकि अभी आपको ये मालूम नहीं होगा 1 एटॉमिक मास यूनिट में एक्चुअल में कितना मास होता है, ग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लास 9 में, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, पता होना चाहिए। जल्दी से फिगर देख के जाके याद कर लेना 1 एटॉमिक मास यूनिट में, हालांकि जरूरत तो नहीं पड़ेगी, मगर पता कर लेना 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितने ग्राम होते हैं, बहुत हल्का होता है। चलिए एनीवेज, तो 34U बना और वो 18U बना, तो 34 लेके चले थे, बचा 18, तो जो बाकी बचा वो कहाँ गायब हो गया, जबकि उन्होंने कहा था मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो 18 + 10 = 28 और 6 = 34, 16 गायब हो गया। तो इसलिए यानी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हाइड्रोजन के 2 एटम लो और ऑक्सीजन के 2 एटम लो, तभी तो वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी यहीं से बना था। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक एटम हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन के एटम से रिएक्शन करता है, 2 से कर लेगा, लेकिन वहां तो नहीं हुआ ना सेटिस्फाई, इसलिए उन्होंने फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बनाया था जोसेफ प्रोस्ट ने। फिर कभी समझाएंगे जरा फुर्सत में, क्लास 9 का लेक्चर अगर आपका मन करेगा तो दिखा देंगे। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कोई पूछे कि हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करते हैं, सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, अब सुन लो जल्दी से। तो केमिकल रिएक्शंस आर बैलेंस्ड या शुड बी बैलेंस्ड या मस्ट बी बैलेंस्ड टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बस इतना ही नहीं छोड़ना है, अब ये क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा था क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, इतना नहीं छोड़ना है। अब आप फिर उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझाओगे, दैट इज मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए, फॉलो करने के लिए, वेरीफाइड करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो सीधी सी बात ये है, इसमें आप यहाँ पे अगर आप यहाँ छोटा सा 2 लगा देंगे, इसका मतलब आप ये 2 नंबर तो वैलेंसी से आता है ना, तो आप वैलेंसी चेंज कर देंगे। तो वैलेंसी चेंज कर नहीं सकते किसी की, आप किसी होल नंबर से यहाँ इसके आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके आगे कोई भी होल नंबर लगा सकते हैं आप। समझ में आ रही है बात? तो भाई एक अभी हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं इसको, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर मेथड बताएंगे बैलेंसिंग का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के भी 2 हैं, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, साफ यहाँ 1 लिख देते हैं। तो यहाँ हमने कर दी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें मैथ की तरह है। मान लो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ऐसे करके मान लो ये x है ये y है, प्लस में लिखा, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दी, तो इसमें x से भी मल्टीप्लाई होगी 2 की और y से भी मल्टीप्लाई होगी। हालांकि बीच में प्लस नहीं है, बट हम एटॉमिक मास जब निकालते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं ना, सिंपल मैथमेटिक्स है। कहीं तुम सोचो बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई है। जब हम एटॉमिक मास निकाल रहे थे हाइड्रोजन का, याद है
1 की मल्टीप्लाई 2 से कर रहे थे प्लस ऑक्सीजन 16, तो प्लस तो आप खुद लगा रहे हो ना, तो इसको मैंने x मान लिया, इसका मास y मान लिया, जब प्लस करोगे तो y लगाओगे। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यानी कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो याद रखना इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी होगी, बस इस बात को समझ लीजिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। ये है बेसिक, ठीक है। तो हाइड्रोजन के H2 के 2 एटम हो गए और ऑक्सीजन के हो गए 2, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 ही थे, यानी कि 16 2 जा और 2 16 जा, हो गया काम बैलेंस। बट हाइड्रोजन के हो गए 2 2 जा 4, और यहाँ पे हमारे H2 में तो एक 2 यहाँ लगा, तो 2 2 जा 4, तो दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहलाएगा ये? हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हो गया बैलेंस खत्म। तो कोई भी रिएक्शन होगी आपको बैलेंस, अगर आप एग्जांपल में एक रिएक्शन लिखने को, इतनी सारी रिएक्शन थोड़ी ना आएंगी, मान लो 2 क्वेश्चन आ गए रिएक्शन के, 2 या 3 जगह कोई रिएक्शन लिखनी पड़ी, 5 जगह लिखनी पड़ी इतने पेपर में, 80 मार्क्स के पेपर में, तो आप उस इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे, वो बताएंगे नहीं, आपको दावत नहीं देंगे कि वे बैलेंस करो इक्वेशन को। ठीक है, चलो थोड़ा सा और लेते हैं। तो हमने लिया जिंक, रिएक्शन कराई HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, अपने आप बनाएंगे ना एग्जाम्पल। इसके क्वेश्चन असाइनमेंट में बहुत जल्दी आपको देने वाला हूँ, कल आपको इसका असाइनमेंट मिल जाएगा। फिजिक्स की केमिस्ट्री की वर्कशीट जितना मैंने पढ़ाया है, इसके ऊपर जितने क्वेश्चन जैसे जैसे बनेंगे वो आपको मिल जाएंगे, सॉल्व करिएगा आराम से। क्या बनेगा जल्दी बोलो? जिंक क्लोराइड ZnCl2, साथ में हाइड्रोजन गैस। अभी हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, हिट एंड ट्रायल मेथड, उसके बाद एक मैथमेटिक्स का तगड़ी सी ट्रिक बताऊंगा। ढूंढो भाई क्या है? सर क्लोरीन के 2 हैं। अच्छा जी, तो 2 लगा दो या खत्म करो बात। तो सर हाइड्रोजन की भी 2 हो गए और क्लोरीन के भी 2 हो गए, तो हाइड्रोजन के 2 ऑलरेडी थे ही ना वहां पर, समझ आ रही है बात? हो गया बैलेंस खत्म। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ऐसे भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट should be equal to the number of atoms of each kind of element in the product। यानी कि हर काइंड के एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट में इक्वल होना चाहिए हर काइंड के एटम, हर काइंड के एलिमेंट के एटम प्रोडक्ट में। यानी कि जिंक के जितने इधर हैं उतने इधर होने चाहिए, क्लोरीन के जितने इधर हैं उतने इधर होना चाहिए, हाइड्रोजन के जितने प्रोडक्ट में है एटम उतने यहाँ होना चाहिए। तो हो गया बैलेंस खत्म। तो ऐसी छोटी छोटी वो जो ट्रिक है ना, बड़ी बड़ी रिएक्शन में काम आएगी आपको। ठीक है, करें। चलो CH4 मीथेन वाली करते हैं। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया, सही है, जला दिया, क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड बनी, साथ में क्या बताया था? वाटर वेपर भी बन जाएगी, हीट वीट वो निकले जो भी निकले। करो बैलेंस भाई अब। तो सर इसमें है ऑक्सीजन के 2, इसमें है ऑक्सीजन के 2, बट यहाँ एक और है 3। अब लगाओगे कहाँ? ये 3 है तो कहाँ पे लगाओगे? 1 2 3 कैसे करोगे? अब समझाओ। बोले सर यहाँ 2 लगा ले रहे हैं, तो 2 2 हो गया 4, समझ रहे हैं बात को? सर यहाँ 3 लगा ले रहे हैं, तो 3 2 6 हो गया। सर 2 ये हैं, यहाँ 4 लगा लेते हैं, तो ऐसे हो जाएगा। फिर सर यहाँ 2 लगा लेंगे, फिर 2 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, इसमें जाओगे फंस। अब सुनो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट वाली, कुछ नहीं करना है, हर कंपाउंड के आगे एक वेरिएबल लगा लो, A B C D। ये है मैथमेटिकल ट्रिक, टफ यानी कि टफ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए है। ये कोई हलवा इक्वेशन आ जाए ऐसे ही बैलेंस कर लेना हिट एंड ट्रायल से, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, कन्वेंशनल स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा होगा ऐसा करेंगे, ऐसा होगा ऐसा करेंगे, जैसे जैसे तरीका बदलो, जैसे जैसे आसान लगे वैसे करो। ठीक है भाई, तो मुझे इधर बताओ कार्बन के कितने एटम हो गए? कार्बन के एटम हो गए इधर कितने? A की मल्टीप्लाई C से हो रही है, C में कितना है? 1 है ना, और इधर C में कितना है? 1 है, तो A की मल्टीप्लाई 1 से हुई, A किसके बराबर लाना है? उधर वाले कार्बन के बराबर लगाना है, तो C की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो A बराबर C हो गया, वो तो ऑलरेडी था ही, यहाँ से कोई काम नहीं बनेगा। अब देखो इक्वेशन जितनी बन सकती है मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओ। A की मल्टीप्लाई H4 से हो रही है, तो ये 4A हो गया ना, A की मल्टीप्लाई 4 से हो रही है तो 4A हो गया। हाइड्रोजन का उधर भी हाइड्रोजन के देखोगे कितने हो गए? D की मल्टीप्लाई 2 से हो गई तो ये 2D हो गया, एक इक्वेशन ये बन गई। फिर B की मल्टीप्लाई O2 से हो रही है तो ये हो गया 2B, ध्यान दीजिएगा, B की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है तो ये हो गया 2B, ठीक है। और अगर D की मल्टीप्लाई O से हो रही है तो ये हो गया D। समझ गए बात को? अब ध्यान दो जरा, B का लिंक D से आ गया, D का लिंक A से आ गया और A का लिंक C से ऑलरेडी है। ये क्या करा मैंने? कार्बन का इधर 1 है, 1 की A से मल्टीप्लाई हुई तो ये A एटम हो गया। अगर मुझे नंबर लगाना हुआ यहाँ पर तब की बात हो रही है,
यहाँ भी कार्बन का 1 है, C की मल्टीप्लाई 1 से हुई, कार्बन कार्बन वाले इक्वल चाहिए कर दिए। अब हाइड्रोजन वाले 4 की A से हुई, अगर यहाँ पे कुछ और होता तो उसको प्लस में लिखता, बट और कोई हाइड्रोजन नहीं है तो 4A, और उधर हाइड्रोजन है 2D, 2 की मल्टीप्लाई D से करोगे 2D हो गए, दोनों बराबर करने बराबर कर दिए। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई B से हुई 2B हो गया, और ऑक्सीजन के कितने हैं इधर, हाँ ऑक्सीजन में गड़बड़ हुई है, ऑक्सीजन के 2 की मल्टीप्लाई C से हो रही है तो पहले होंगे 2C, और D की मल्टीप्लाई O से हो रही है, O का मतलब 1 तो प्लस D, तो 2 भी बराबर होना चाहिए 2C प्लस D। अब किसी इक्वेशन में जाके क्या करो, 1 पुट करा दो, किसी भी में, यहाँ 1 पुट करा दो, यहाँ 1 पुट करा दो, यहाँ 1 पुट करा दो, खुद ही एडजस्ट हो जाएगा वो। क्या करो, 1 पुट करा दो। अब देखो 1 का जादू, तो हम A बराबर अगर 1 पुट कर दें, अगर फ्रैक्शन में आंसर आएंगे तो उस फ्रैक्शन के एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में चिंता मत करो, पहले देख लो। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बहुत देर लगती है आपको इसको बैलेंस करने में, ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, थोड़ी देर लग रही है, समझ लिया बात को। तो A की जगह 1 पुट कर दो, A बराबर C है तो C बराबर भी 1 आ जाएगा आंसर, A की वैल्यू 1 हो गई, C की वैल्यू 1 हो गई। जब यहाँ पे तुम 4A की वैल्यू कितनी लिए 1, तो जैसे ही तुम 1 लोगे A की वैल्यू तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओगे मुझे, 4 × 1, और ये 2 मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया D, तो D बराबर हो गया 2 2 × 4। भैया मैथमेटिक्स के टीचर हैं तो क्या करें, मैथमेटिक्स तो हमने फॉर्मूला ये एक ट्रिक निकाल ली, तो D की वैल्यू होगी 2, C की वैल्यू है 1, D की वैल्यू कितनी आई है 2, तो फिर B की वैल्यू निकालो, 2B बराबर 2 × C, 2 × C की वैल्यू 1 थी, D की वैल्यू 2 थी। सर कैसे पता चलेगा जो 1 आपने पुट कराया था वो किस में कराएं, 1 ऐसी जगह पुट कराओ जो होल नंबर में आंसर आ जाए। अगर मैं यहाँ पुट कराता A की जगह 1 तो D की वैल्यू वैसे 2 आ जाती है, अगर मैं यहाँ D की जगह 1 पुट कराता तो A की वैल्यू आती 1/2, तो फिर बाद में उसका एलसीएम वगैरह लेते। दिक्कत कोई नहीं, कहीं पुट करा दो, बट मैं ऐसी जगह पुट कराऊँ जहाँ पे होल नंबर बन जाए, ये ज़्यादा कोशिश करो। तो 2 और 2 4 हो गए, तो B की वैल्यू हो गई 4/2, तो B का आंसर आ गया 2। सारे आंसर होल नंबर में आ रहे हैं। अगर कोई आंसर फ्रैक्शन में आता, मान लो 1/2 आता, तो डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई पूरी रिएक्शन से करा देते, सॉल्व हो जाती। अब देखो क्या हुआ इसका, ध्यान दो जरा, एक एग्जांपल और बताएंगे समझ में आ जाएगा। तो A की जगह हमें लेना है 1, यानी कि 1 लेंगे तो CH4 ऐसे कैसे रहेगा। B की जगह लेना है हमें 2, तो 2O2। C की जगह लेना है हमें 1, तो CO2 का CO2 रहेगा। D की जगह हमें लेना है 2, तो ये 2H2O रहेगा। अब देखें बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ऑक्सीजन के 2 2 जा 4, 2 ऑक्सीजन के ये हो गए 2 2 जा 4, सॉरी 2 1 जा 2, 2 और 2 4 हो गए, ऑक्सीजन बराबर हो गई। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में भी 4 हैं, प्रोडक्ट में भी 4 हैं। ऑक्सीजन की बात अगर हम करें, फॉर ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन की बात अगर करें, हाइड्रोजन के 4, 2 2 जा 4, 4 4। कार्बन की बात करें, कार्बन का इधर 1 है और इधर भी कार्बन का 1 है, और कुछ बचा देखना जरा, अपने आप ही बैलेंस हो गई। समझ में आया कि नहीं आया। एक एग्जांपल और देते हैं तो और क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। और मुश्किल सा एक एग्जांपल बनाते हैं। तो बच्चों इस मेथड को अच्छे से समझने के लिए, जो मेथड अभी मैथमेटिकल मेथड मैंने बताया, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। इसमें आयरन जो है, आयरन वैसे कभी वाटर से रिएक्शन नहीं करता, स्टीम से रिएक्शन करता है। तो ये जब मैं आयरन की रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना वाटर से, स्टीम से, इस तरीके से, तब वहां पे ये पढ़ाऊंगा। बट अभी आप इसको देख सकते हैं, आयरन किससे रिएक्शन करेगा, स्टीम से रिएक्शन करेगा, यानी कि वाटर गैसियस फॉर्म में होगा, और वो बनाता है Fe3O4। इसको सेकंड थर्ड ऑक्साइड बोलते हैं। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे बाद में, बस बाद में बात करेंगे इस पर डिटेल में। बट अब अभी जो है वो हमारा मोटिव इसको बैलेंस करना है। तो और साथ में क्या बनेगा, Fe3O4 हो गया, और साथ में बनती है इसके हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा। सबसे पहले वही काम, वेरिएबल लगा दीजिए A B C और यहाँ लगा दीजिए D। यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, 1 वालों को मार्क कर दीजिए। तो पहले Fe को इक्वल कर लेते हैं। A की मल्टीप्लाई 1 से होगी A,
इधर C की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो A बराबर 3C, क्योंकि हमें आयरन के लिए इक्वल करना था, आयरन के लिए हो गया। अब हाइड्रोजन के लिए इक्वल कर लीजिए, B की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो ये हो गया 2B, और इधर हाइड्रोजन D की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो ये हो गया 2D। तीसरा इधर 1 की मल्टीप्लाई B से होगी तो हो गया 1B ऑक्सीजन के लिए। इधर 4 की मल्टीप्लाई C से होगी तो ऑक्सीजन के लिए हो गया 4C। अब एक जगह पे ऐसा 1 पुट कर दीजिए जो फ्रैक्शन में आने से आप बच जाएं, वरना फ्रैक्शन में अगर आप आंसर आ रहा है तो आने दीजिए, बट उससे बचते हैं। फ्रैक्शन में आएगा, मान लो यहाँ पे A की वैल्यू 1 रखवाएं तो C की वैल्यू 1/3 आएगी, तो यहाँ पे C की वैल्यू जब 1/3 आएगी तो वो 3 से हम फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 ऑटोमेटिकली हट जाएगा। हो उससे भी जाएगा, ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, बट होल नंबर मिलाओ आंसर तो बेटर है। तो होल नंबर में ऐसे आ सकता है, C की जगह 1 पुट कर लो, ठीक है, पुट C इक्वल टू 1। तब क्या होगा, जब C की वैल्यू 1 पुट करोगे तो A इक्वल टू 3 1 3, तो ऑटोमेटिकली A की वैल्यू 3 आ जाएगी जब C आएगा 1 तब, ठीक है। 2 से 2 हो रहा है कैंसिल, यानी कि B बराबर D है, तो B और D की वैल्यू अभी हमें मिली नहीं है। B का और C का भी तो रिलेशन आ रहा है, तो B इक्वल टू 4C है, B इक्वल टू क्या है 4C, और C की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1, तो B हमारा क्या आ गया 4 ही आ जाएगा, B इक्वल टू 4। जब B 4 आ गया तो B बराबर D है, तो B बराबर है D, तो D भी कितना आ गया 4। अब ये लगा के देखते हैं बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। A की जगह पे बोलिए, A की जगह पे 3 लगा दीजिए 3, B की जगह पे 4 लगा दीजिए 4। ये एक एग्जैक्ट मेथड है, अब हिट एंड ट्रायल से बच जाओगे आप, लेकिन सिंपल क्वेश्चन आएगा तो हिट एंड ट्रायल से ही कर लेना। C की वैल्यू का 1, तो 1 का तो लगाते नहीं, 1 को ऐसे रहने दो। D की जगह पे 4, तो यहां लगा दो 4। अब देखो बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। आयरन के एटम देखो रिएक्टेंट में 3Fe Fe3, आयरन बैलेंस है। 4 2 8, हाइड्रोजन 8 है, और इधर 4 2 8, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 1 4, और ये O4, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो देखा कितना सिंपल मेथड है यार, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही मजे से करोगे, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। अब इस मेथड को लगा लगा के बहुत सारे एग्जांपल बना डालो, प्रैक्टिस कर डालो, बहुत इजीली सारे काम हो जाएंगे। अब कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए बैलेंस में। हिट एंड ट्रायल मेथड बता दिया, सिंपल क्वेश्चन आएगा हिट एंड ट्रायल लगा लेना, वरना ये मेथड बिल्कुल सदाबहार मेथड है, हर जगह पे काम करेगा, बहुत ही बेहतर है, इससे बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तब ये और क्लियर हो जाएगा बच्चों। आज का लेक्चर होता है फाइनली यहीं खत्म। उम्मीद करते हैं आपको इसमें सारी बातें समझ में आई होंगी। बीच में थोड़ा सा साउंड क्वालिटी खराब हो गई थी, एक्चुअली वो चार्जिंग पे फ़ोन था और उस पर रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, तब वो मुझे पता चला आज की वो जब चार्जिंग पे होता है तो वो माइक में आवाज़ आती है, तो अब आगे से ऐसा नहीं होगा, तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।